हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। मैं जयकेश यादव आपकी अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो जो प्रैक्टिस नंबर 3 जो सेट नंबर 2020 का 3 था, जो आधा छूटा हुआ था, उसको मैं आज पूरा कराने वाला हूं। ठीक ना। जो 3 क्वेश्चन तक हो चुका है, प्रश्न नंबर 4 का क देख लीजिए। ठीक ना। और अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप जा करके प्लेलिस्ट से देख लीजिए सभी वीडियो को। ठीक ना। क्योंकि आपका 4 तारीख को पेपर है। आज आपका फिजिक्स का पेपर है। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ दिक्कतें थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब देखिए मैं यहाँ से आपको 2-3 सेट और भी मतलब वीडियो बना दूंगा। ठीक ना। सभी सेट का आपको हल दे दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप ले लीजिएगा, ऊपर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का क वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक ना। 2 आयनों के क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जैसे पहला एक्स वाला क्या है, क्रोमियम +3 है, और देखिए वाई वाला है Ce+4 है। ठीक ना। Ce+4 है। ठीक। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ नहीं करना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखिए जो दूसरा वाला है ना दोस्तों, दूसरा वाला कट चुका है। ठीक ना। ये आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक। तो उसके बाद देखिए हम लोग पहले वाले कर लेते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखाना है। ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किस तरह दिखाएंगे, 1s2 2s2 3s2 इस तरीके से नहीं दिखाएंगे। आप यहाँ पर आर्गन आगे लिख देंगे। आर्गन क्यों लिखा जाता है पता है ना, आर्गन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आर्गन जो होता है, जो आपका क्रोमियम है, क्रोमियम से पहले ये आर्गन क्या है, आर्गन का जो कोष्टक होता है ना, जो कोष होता है, पूरा पूरा भरा होता है आर्गन का कोष। ठीक ना। तो इसलिए आर्गन को दिखा करके जितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको हम लोग 3D में क्या कर देते हैं, 3D5 कर दे रहे हैं, 3D5, और क्या कर दे रहे हैं 4s1। अब यहाँ पर देखिए 4s1 क्यों लिखा गया है, पहले तो हम लोग 4s2 भरते थे, पहले 4s2 फिर 3D को भरते थे। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम में हमेशा क्या होता है, अपवाद होता है। तो क्रोमियम में हमेशा 4s1 पहले एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद डी वाला जो है ये हाफ फील्ड होना चाहिए या फिर फुल फील्ड होना चाहिए। ठीक ना। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं आना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक। तो इसमें क्या होता है, अपवाद होता है। ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3D5 4s1, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा देखिए अभी तो इसका मान लीजिए एकदम सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, यानी कि जो क्रोमियम 24 वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब देखिए कहा है कि आपको प्लस यानी कि Cr पर +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, यानी कि प्लस इस पर लगा है। तो प्लस का मतलब क्या होता है पता है, प्लस का मतलब होता है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन होता है पूरा, उस 24 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा आपके पास, 21 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक ना। तो जो आपका ये 21 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, उस 21 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो वहाँ पर देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। बचे कितने, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक ना। क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन किस पर के बचे हैं, डी के, तो हो जाएगा 3D3। ठीक ना। इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक ना। आर्गन 3D3। अब देखिए ये सेलेनियम का है, तो सेलेनियम का देखिए क्या है 58 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 58 का हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और 58 वाले पर से 4 इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन जब गायब होगा तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन 58 में से निकाल देंगे, बचेगा कितना, 54 बचेगा। कितना बचेगा, 54 बचेगा। 54 किसका होता है, जो आपका जिनान होता है ना, जिनान का होता है 54 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। यानी कि जो जिनान है उसका पूरा पूरा भरा कोष होता है, वो 54 पर होता है, और 54 जो जिनान है पूरा पूरा उसका जो कोष होता है भरा होता है। और इसमें देखिए जो 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये जिनान करेंगे, जिनान
2 और देखिए 5d0 और 6s2, ठीक ना, क्योंकि 5d में बाद में भरता है तो इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन ये और 54 इलेक्ट्रॉन जिनान के, तो 54 4 58 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कह रहा है कि सेलेनियम +4 का करना है। जब आप +4 का करेंगे ना, +4 का, तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इसमें जो 4f2 0 हो जाएगा और 6s2 जो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, जिनान बचेगा, यानी कि 54 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पर जिनान लिख दीजिएगा, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर जो आपका ख वाला है, प्रश्न नंबर चौथे का ख वाला है, ये दोनों ख और ग क्या है, सिलेबस से हट चुका है, ठीक ना। इसको मैं वीडियो भी बनाया था, ये सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद देखिए घ वाला क्या कह रहा है, हीलियम कामा नियान कामा आर्गन की उपयोगिता लिखिए, ठीक ना। हीलियम कामा नियान कामा आर्गन की क्या करना, उपयोगिता लिखना है। यहाँ पर देखिए हीलियम में क्या है, हीलियम का मुख्य उपयोग, हीलियम का मुख्य उपयोग गुब्बारों, वायुयान यानी कि जहाज के टायरों में, ठीक ना, जहाज के टायरों आदि में भरने में किया जाता है, ठीक ना। जो हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, गुब्बारे में भरने के लिए किया जाता है और जो जहाज का टायर होता है उसमें भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो जहाज का टायर होता है हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, इसलिए उसमें भरा जाता है क्योंकि हल्का रहे थोड़ा सा, ठीक ना। उसके बाद देखिए नियान का उपयोग, इसका उपयोग विज्ञापनों यानी टेलीविजनों आदि में होता है, ठीक ना, विज्ञापनों में होता है, टेलीविजनों में होता है। उसके बाद देखिए आर्गन है, तो आर्गन का उपयोग यहाँ पर देखिए नियान नहीं रहेगा, यहाँ पर आर्गन का उपयोग विद्युत लैंपों, रेडियो वाल्वों आदि में किया जाता है, ठीक ना। विद्युत लैंपों में किया जाता है, रेडियो वाल्वों में किया जाता है, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 5 का क देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 का क कर रहा है पहला वाला कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। दूसरा वाला K3CrC2O4 यानी कि ट्राई है, ठीक ना। फिर दूसरा है सी कोबाल्ट है, फिर देखिए पेंटा एमोनिया है, फिर देखिए ये कार्बोनेट है, फिर क्लोराइड है। इसको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। जो दूसरा वाला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो है ये दूसरा वाला प्रश्न नंबर जो इसमें 2 क वाले में है, ये सिलेबस से हट चुका है। अब हम लोग इसका IUPAC नाम देख लेते हैं, ठीक ना। तो IUPAC नाम में देखिए क्या होगा, इसके IUPAC नाम में कुछ नहीं होगा, हम सिंपल से इसका नाम लिख देंगे। नाम क्या होगा कि इसमें पहले पोटेशियम आया तो पहले पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम। फिर उसके बाद ये लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, पहले ये कितने बार है, 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे, ट्राई लिख दिए, ट्राई। फिर ये ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो लिख देंगे, ऑक्सलेटो। फिर क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम नहीं रहेगा, यहाँ पर क्रोमेट रहेगा। क्या रहेगा, क्रोमेट रहेगा। यहाँ पर ये देखिए इसको काट लीजिएगा और आप लोग इसको बना लेंगे क्रोमेट। क्या बनाएंगे, क्रोमेट बना लीजिएगा, ठीक ना। क्रोमेट रहेगा, ठीक, क्रोमेट रहेगा तो क्रोमेट बना करके थर्ड लिख सकते हैं, ठीक ना, क्रोमेट थर्ड लिखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, दूसरा वाला यहाँ पर पेंटा एमीन क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। यहाँ पर कोबाल्ट रहेगा क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं है, ठीक ना, इसके यहाँ पर पोटेशियम था इसलिए वहाँ पर क्रोमेट लिखे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कोबाल्ट रहेगा। उसके बाद थर्ड क्लोराइड जो है बाद में इसलिए इसको बाद में लिखे, ठीक ना, थर्ड क्लोराइड इसका IUPAC नाम हो गया। अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 के ख पर। तो पहला वाला देखिए कह रहा है कि कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, ठीक ना। पहला वाला ये हो गया। दूसरा वाला सिलेबस से हट चुका है। पहला वाला देखिए अमोनिया है, फिर तृतीयक अमीन है, द्वितीय प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन है, ठीक ना। तीनों एमीन दिया है और अमोनिया दिया है। इसमें क्या करना है, क्षारकता का जो क्रम है इसको बताना है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा क्षारकता कौन है, यहाँ पर देखिए सबसे कम क्षारी वाला कौन है, एमीन है, अमोनिया है, ठीक ना, NH3 है। उसके बाद देखिए तृतीयक एमीन है, फिर उसके बाद प्राथमिक एमीन है। सबसे ज़्यादा जो है द्वितीयक एमीन होता है, क्षारी सबसे ज़्यादा कौन होता है, द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारी होता है, ठीक ना। तो ये आपका क्षारकता का क्रम हो गया, ये क्या है आपका क्षारकता का क्रम हो गया। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग वाला, तो इसी में मैं आपको प्रश्न नंबर 7 तक इसी में आपको पूरा खत्म करूंगा, ठीक ना। वो आप देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग वाला, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। निम्नलिखित पर क्या करिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है वैद्युत कण संचलन, दूसरा है टिंडल प्रभाव, तीसरा है अपवन, चौथा है ब्राउनियन गति, ठीक ना, ब्राउनी गति है। पहले देखिए वैद्युत कण संचलन को देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव
से कोलाइडी कणों का एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक ना। इसकी और भी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन परिभाषाएं जो मैं पहले बताया था वो दूसरी थी, ये दूसरी है। कोई भी परिभाषा अलग नहीं है। ठीक ना। सब इसी पर परिभाषा है, आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। ठीक ना। उसके बाद देखिए टिंडल प्रभाव। जब किसी प्रकाश किरण की किसी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं। ठीक ना। जब किसी प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश किरण का जो पथ होता है लंबवत देखने पर क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। ठीक ना। जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसको सबसे प्रथम मतलब सबसे पहले कौन खोजे थे, टिंडल ने खोजा था इसको। ठीक ना। उसके बाद देखिए आते हैं तीसरे वाले पर, अपवहन जो है। अपवहन में क्या होता है कि इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को मतलब क्या करते हैं, इसको एक झिल्ली में, ठीक ना, एक अर्धपारगम्य झिल्ली में, थैले में इसको भरकर मतलब इसे बहते हुए जल में लटका देते हैं। अशुद्धियाँ विसरित होकर बहते हुए जल के साथ चली जाती हैं। इसे अपवहन कहते हैं और इसका शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक ना। जो उसमें कोलाइड विलयन होता है उसमें जो अशुद्धियाँ होती है उसको हम क्या कर देते हैं, किसी बहते हुए बहुत तेजी धारा से अगर कोई जल बह रहा है तो उस थैले में उसको लटका देते हैं और उसको बहुत प्रेशर से मतलब टकराते, उस पर जो जल होती है उस पर टकराती है और उसमें से जो अशुद्धियाँ होती है वो निकल जाती हैं। ठीक ना। फिर देखिए इसमें क्या है, ब्राउनी गति देखिए क्या होता है। कोलाइडी विलयन के अति सूक्ष्म कण निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से या टेढ़े मेढ़े पथ पर क्या करते हैं, अनियंत्रित गति करता रहता है, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक ना। तो इसमें कुछ और लिखे और जो हम पहले वाले क्वेश्चन थे, पहले वाले में जो वीडियो में बताए उसमें कुछ और बताएं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत है, कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। ठीक ना। सब आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों परिभाषाओं में से। अगर पहले की परिभाषा याद किए तो पहले की परिभाषा लिख दी, नहीं तो ये परिभाषा तो एकदम आसान, इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। सिलेबस से हट चुका है। जो आपका प्रश्न नंबर 5 का घ वाला है, क्या है, सिलेबस से हट चुका है। ठीक ना। अब आते हैं देखिए प्रश्न नंबर 6 का क वाला। प्रश्न नंबर 6 का क वाला का जो पहला वाला है, प्रश्न नंबर 6 का क का पहला जो वो सिलेबस से हट चुका है। ठीक ना। जो क का पहला ये क्या है, सिलेबस से हट चुका है, ये सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। संरचना के आधार पर क्या करना है, उनके प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर बताना। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको प्राथमिक एल्कोहल, यहाँ पर देखिए प्राथमिक एल्कोहल हेडिंग लगाई गई है। फिर देखिए ये वे एल्कोहल हैं जिनमें CH2OH यानी कि यहाँ पर एक बांड है, नहीं तो CH3 होता है, CH3OH समूह उपस्थित होता है। ठीक ना। CH2OH समूह उपस्थित होता है। अब ये क्यों छोड़ा गया, यहाँ पर बांड ऐसे लगा करके इसको क्यों छोड़ा गया, तो इसलिए लगाकर छोड़ा गया है ताकि यहाँ पर कोई कार्बन आए तो जुड़ सके। ठीक ना। इधर कोई कार्बन आए तो जुड़ सके, इसलिए इसको उस तरीके से छोड़ा गया। फिर देखिए उदाहरण के लिए हमने एक उदाहरण ले लिए। उदाहरण में देखिए क्या है, CH3OH है, फिर देखिए CH3CH2OH है आदि। ये क्या हो गया, प्राथमिक एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, प्राथमिक एल्कोहल हो गया। उसी प्रकार से आप द्वितीयक एल्कोहल का भी कर सकते हैं। द्वितीयक एल्कोहल में देखिए क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल में ये वे एल्कोहल है जिनमें यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड इस प्रकार से CHOH है, यानी कि दूठ है, यानी कि जो आपका ये वाला कार्बन है इस कार्बन से दूठ एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए दूठ एल्किल ग्रुप, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। ठीक ना। दो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, इसको सेकेंडरी एल्कोहल। उसके बाद देखिए तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल में यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल में वे एल्कोहल हैं जिनमें 3 थे, यानी कि 3 एल्किल ग्रुप, जो कार्बन इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और इससे 3 थे आपका CH3 जुड़ा रहेगा। ठीक ना। 3 थे CH3 जुड़ा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे 3 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर 3 थे CH3OH और C के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक ना। तो इसको हम बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल। ये आपका एग्जाम्पल हो गया पहचानने का, किसको पहचानने का, 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 के क के अथवा वाले पर आते हैं। तो अथवा मथवा सब हम करवा दिए इसमें। अथवा देखिए क्या है, अथवा वाला कह रहा है कि
निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए, ठीक ना। निम्नलिखित यौगिक के क्या करना, IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो आपका कार्बन दिया है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए CH3 है, उसके बाद C लगाए, उसके बाद C लगाए, उसके बाद C लगाए, उसके बाद भी C लगाए, 5 C लगाए, ठीक ना। 5 C लगाए तो 5 C को हम इस तरीके से लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए इस वाले पोजीशन पर CH3 लगाए, इस वाले पोजीशन पर CH3, यहाँ पर CH3, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर OH लगाए, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी CH3 लगाए, ठीक ना। अब इसका नाम जब लिखना है तो नाम हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 कार्बन सीधी चेन ले लिए 5 कार्बन की। अब देखिए जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले हम साइड चेन को लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 में एक यहाँ पर साइड चेन है, एक यहाँ पर साइड चेन है, एक यहाँ पर साइड चेन है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर देखिए लिखें 2, 4 ट्राई मेथिल। और देखिए पेंट क्यों लगाए कि 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक ना। और जो 3 R लगाए, ये देखिए जो OH है, OH ग्रुप है जो 3 पर आया, कितने पर आया OH ग्रुप, ये 3 पर आया, इसलिए हम R लगा दिए। तो यहाँ पर OH ग्रुप आया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे 3 और लगा दें, इसका IUPAC नाम हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला है, उसके बाद ये वाला है तो इसका नाम हम लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, जहाँ से OH शुरू है ना वहीं से नंबरिंग कर देना है। तो ये 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 पर एक मेथिल आया, एक कितने पर आया 2 पर आया, ठीक ना। तो इसका नाम लिखेंगे 2,5 डाई मेथिल फिनाल। क्या हो जाएगा, OH जो बेंजीन पर OH लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। 2,5 डाई मेथिल फिनाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद CH3 OH है, CH2 है, फिर देखिए CH3 CH3O CH2 CH CH3 और यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा है, ठीक ना। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 मेथाक्सी। 1 मेथाक्सी क्योंकि यहाँ पर जो है एक मेथिल है और ये जो एकम वाला होता है इधर के लिए उसमें ऑक्सी लगाते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन और मेथिल जो है एक साथ ले लेंगे और उसके बाद ये जो बच रहा है एक साथ हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथाक्सी, 1 मेथाक्सी। उसके बाद इधर 2 मेथिल प्रोपेन, यानी कि 2 पर ये साइड चेन आया है तो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक ना। IUPAC नाम हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए आता है आपका ये वाला, ठीक ना, 2 मेथाक्सी एसिटोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2। इसका IUPAC जब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर आ रहा है मेथाक्सी, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मेथाक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, पांचवा वाला है CH3 और ये इसका थ्राइस है, CH3 का थ्राइस है, C है OH है, या फिर इसको इस तरीके में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 2R, ठीक ना। 2 मेथिल प्रोपेन 2R लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 2R, इसका नाम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 के ख वाले पर। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। पहला है इटाड अभिक्रिया, पहला क्या है आपका इटाड अभिक्रिया है, दूसरा है रोजेनमुंड अभिक्रिया, तीसरा है गाटरमान काफ अभिक्रिया और एल्डोल संघनन है, फिर कैनिजारो अभिक्रिया। तो हम देखिए बारी बारी सभी को देख लेते हैं। पहला इटाड अभिक्रिया देखते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड जिसका सूत्र होता है CrO2Cl2, इसका सूत्र होता है। मेथिल समूह वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक ना। जो आपका क्रोमिल क्लोराइड होता है ये क्या करता है, मेथिल समूह वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसको एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकृत करने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे, या फिर इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया कराना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए CH3 जो टॉलुइन है, टॉलुइन को चेंज कर रहा है, ये किस में चेंज कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर बेंजल डिहाइड में चेंज कर रहा है, एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है और निकल क्या रहा है H2O निकल जा रहा है, ठीक ना। तो ये आपका इटाड अभिक्रिया हो गई। उसके बाद देख लेते हैं आकर दूसरा वाला रोजेनमुंड अभिक्रिया। कौन सा, रोजेनमुंड अभिक्रिया। भाई रोजेनमुंड अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और मतलब जितने भी अभिक्रिया है सब तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, एसिल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन को प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपको। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए हमको ले लेना है एसिल क्लोराइड, ये आपका है एसिल क्लोराइड है, ये क्या है आपका एसिल क्लोराइड। उसके बाद देखिए इसको अपचयित करा देते हैं H2 से रिएक्शन करा के कि किसके प्रेजेंस में, पीडी या बेरियम सल्फाइड के, पैलेडियम या बेरियम सल्फाइड के उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, ठीक ना। उसके बाद ये बन जाता है बेंजल डिहाइड, क्या बनाता है, बेंजल डिहाइड बनाता है और HCl निकल जाता है, बेंजल डिहाइड से HCl भी निकलता है। अब देखिए गाटरमान काफ अभिक्रिया देख लेते हैं। गाटरमान काफ अभिक्रिया क्या होता है, गाटरमान काफ अभिक्रिया है जब बेंजील निर्जल AlCl3 या CuCl2 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक ना। क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए ये बेंजीन ले लिए, बेंजीन को Cu प्लस HCl, CO प्लस HCl की उपस्थिति में क्रिया करा दिए, किससे, CuCl2 से। अब देखिए ये क्या हो गया, बेंजल डिहाइड बनकर तैयार हो गया। डायरेक्टली यही लिख देना, आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए एल्डोल संघनन देख ले, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम कम है, ठीक ना। एल्डोल संघनन में देखिए एल्डोल संघनन, जिन एल्डिहाइड व कीटोनों में कम से कम एक हाइड्रोजन विद्यमान होती है वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा हाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा हाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड CH3CHO, CH3 है, CHO है, CH3CHO, उसके बाद CH3CHO, दो बार हम एल्डिहाइड ले लिए। सोडियम की प्रेजेंस है, सोडियम की प्रेजेंस आप 10% भी ले सकते हैं, 50% भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो अगर नहीं भी लिखेंगे 50% या 10% तब भी सही है। सोडियम NaOH का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक ना, वो दिखना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी कि ये देखिए अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रॉक्सी क्या बन गया, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बन गया, ठीक ना। जब आप बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड को गर्म करेंगे ना तो इसमें से H2O निकल जाएगा और देखिए यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड है और देखिए दूसरे नंबर पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक ना। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से मतलब इसका निर्माण होता है, एल्डोल संघनन इसे कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बन रहा है, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, अगर यहाँ पर कीटोन लिए रहते हैं आप कीटोन तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन बोलते हैं, ठीक ना। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं या फिर ये पूरा भी कर सकते हैं, ठीक ना। दोनों में से यहाँ पर आधा पर भी छोड़ सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। अब देखिए कैनिजारो, पांचवा है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्डिहाइड के दो अणु परस्पर संयुक्त होकर क्षार के साथ एक अणु एल्कोहल तथा एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनाते हैं, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर जो एल्डिहाइड है NaOH से रिएक्शन करेगा, ठीक ना। टू टाइम एल्डिहाइड लिए, NaOH लिए, एक NaOH जो है एक एल्डिहाइड के अणु से, देखिए एक एल्डिहाइड के अणु से क्या बना दिया, सोडियम एसीटेट बना दिया। दूसरा जो OH बचा वो OH क्या बना जाएगा, एल्कोहल बना देगा, ठीक ना। क्या बना देगा, ये देखिए ये एल्कोहल बना दिया, प्राथमिक एल्कोहल, इसका नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल, ठीक ना। एथिल एल्कोहल, ठीक ना। आप लोग इसका नाम लिख लीजिएगा एथिल एल्कोहल और इसका है सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक ना, सोडियम एसीटेट बन गया। अब देखिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा वाला देख लेते हैं। आप कैसे प्राप्त करेंगे, क्या है जो पहला वाला आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहला वाला सिलेबस से हट चुका है। दूसरा वाला देखिए बेंजीन से एसीटोफिनोन और तीसरा वाला है बेंजोनाइट ट्राइल से क्या है, एसीटोफिनोन प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करते हैं, तो बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं और CH3COCl से रिएक्शन करा करके AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक ना। किससे, CH3COCl और AlCl3 की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बन के तैयार होता है एसीटोफिनोन। क्या बन के तैयार होता है, एसीटोफिनोन, ठीक ना, एसीटोफिनोन बन के तैयार होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके दूसरे वाले पर। दूसरे वाले क्या है कि दूसरे वाले
बेंजोनाइट्राइल से एसिटोफिनोन। तो बेंजोनाइट्राइल, ये देखिए बेंजोनाइट्राइल का सूत्र होता है बेंजीन पर C और N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, N है, ठीक ना। तो ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा? CH3MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करेगा। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होगी। जो बेंजीन पर C है, डबल बॉन्ड N है, फिर Mg है, फिर Br, फिर यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है। उसके बाद एक बार हाइड्रोलाइसिस इसका कराएंगे, ठीक ना। क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस, यानी कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझ रहे हैं, H2O से क्रिया कराएंगे। जब H2O से क्रिया कराएंगे तो जैसे आप लोग ग्रिग्नार्ड एल्कोहल से रिएक्शन कर रहा था उसी, एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन कर रहा होता, उसी प्रकार से यहाँ पर भी रिएक्शन करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एसिटोफिनोन बन गया, ये एसिटोफिनोन बन गया। उसके बाद MgOH Br बन गया, ठीक ना। प्लस में NH3 भी निकल गया, प्लस में NH3 भी निकल गया। तो इतना ये सब था इसमें, ठीक ना। थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब देखिए फेलिंग विलयन, अब देखिए प्रश्न नंबर ख का दूसरा वाला है कि फेलिंग विलयन तथा सिफ अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइडों और कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक ना। जो आपका एल्डिहाइड होता है वो फेलिंग विलयन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड देता है, लेकिन जो कीटोन होता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन भी दिखा दिए हैं। एल्डिहाइड है, फिर उसके बाद फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन को CuO से दर्शाते हैं, तो फेलिंग विलयन RCHO एल्डिहाइड और देखिए फेलिंग विलयन CuO है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये इसके बाद इसके साथ रिएक्शन हुआ तो ये लाल अवक्षेप दे दिया क्यूप्रिक ऑक्साइड का। उसके बाद ये RCOOH यानी कि कोई एसिड बना दिया, ठीक ना, एसिड बना दिया, RCOOH बना दिया, ठीक। उसके बाद जब यही रिएक्शन कीटोन से कराया गया, जब यही रिएक्शन कीटोन से कराया गया तो ये कीटोन रिएक्शन नहीं किया इसके साथ कीटोन रिएक्शन ही नहीं करता है, तो यहाँ पर लिखा गया है नो रिएक्शन, ठीक ना, नो रिएक्शन। उसके बाद दूसरा वाला देखिए क्या है, दूसरा वाला कह रहा है कि एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं, जबकि जो कीटोनों में यह गुण नहीं पाया जाता है। जो एल्डिहाइड होता है वो सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्या करता है? गुलाबी रंग पिंक कलर क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। उसके बाद और जो कीटोन होता है वो कोई रंग नहीं देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सात का क वाला देख लेते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए? क्या होता है इसमें, क्या करना है कि सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण देना है। तो पहला वाला देखिए कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली KOH के साथ गर्म किया जाता है। उसके बाद शुष्क ईथरीय सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, करता है तो क्या होता है? अब देखिए प्रश्न नंबर 3 और 4 जो इसमें का है, पॉइंट नंबर 3 और 4 कट चुका है। और सांद्र सल्फ्यूरिक पचौला है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तांबे के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होता है, ठीक ना। ये आपको क्या करना है, बताना है। रही मेरी चल नहीं रही है, थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखिए पहला वाला एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा दे रहे हैं KOH एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, ब्रेकिंग समझ लीजिए। उसके बाद तो आपको लगाना बहुत आसान है। तो OH जो ये माइनस देता है ये प्लस देता है, और ये माइनस देता है ये प्लस देगा, ठीक ना। तो प्लस जो माइनस वाला ये प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5OH हो जाएगा, C2H5OH हो गया। और Br जो K के साथ जुड़ गया KBr हो गया, ठीक ना। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक ना। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला आते हैं। दूसरा वाला है कि मेथिल क्लोराइड से सोडियम रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? डाई मेथिल बनेगा। क्या बनेगा? डाई मेथिल। इसको नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं आप लोग एथेन। क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे? एथेन बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। दूसरा पांचवा वाला रिएक्शन 2 तो कट गया, तीसरा और चौथा कट चुका है ना। उसके बाद देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये कापर के साथ गर्म होता है, तब क्या देता है? तो कापर के साथ जब गर्म होगा तो एक कापर सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? कापर सल्फेट बन गया। और उसके बाद H2O निकल गया। उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल गया, ठीक ना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल गया। प्रश्न नंबर 7 का क का अथवा देख लीजिए। करा कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ऊर्ज अभिक्रिया है, ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया है, P ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जो चौथा वाला ये कट चुका है। और देखिए अंतरा हाइड्रोजन यौगिक है, ठीक ना। वेरी सिंपल है सब।
देखिए ऊर्जा अभिक्रिया में क्या होता है कि हैलो एल्केन लिया जाता है और सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया करके उच्चतर एल्केन देते हैं, क्या देते हैं, एल्केन बनाते हैं और NaCl बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH3Cl ले लिए, हैलो एल्केन ले लिए, उसके बाद सोडियम से रिएक्शन कराएं और यहाँ पर किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। यहाँ पर आप लिख सकते हैं शुष्क ईथर, ठीक ना, शुष्क ईथर लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, शुष्क ईथर आपको लिख लेना है, ठीक ना, शुष्क ईथर आप लिख लेंगे। यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति है यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद ये एथेन बना दिया, ठीक ना, ये एथेन बना दिया या फिर कह सकते हैं एल्केन बना दिया। और यहाँ पर देखिए NaCl बन गया, NaCl बन करके निकल गया। दूसरी रिएक्शन है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में ऊर्जा अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। ऊर्जा अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, ठीक ना, दोनों लिया गया है। एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरिल देता है, ठीक ना, एल्किल एरिल देता है। तो यहाँ पर देखिए एक एरिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है। दोनों का जब रिएक्शन होता है 2Na से, तो 2Na से एक NaCl के साथ, एक NaCl के साथ लग जाता है, तो 2NaCl निकल जाता है और जो CH3 बचा है ये इस बेंजीन पर जुड़ जाता है, ठीक ना। तो ये क्या बन जाता है, एल्किल एरिल बन जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पी ब्लॉक के तत्वों का क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से Np1-6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक, ठीक ना। P पर क्या है, N से लेकर 6 तक, यानी कि 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक होता है। हीलियम को छोड़कर जिसका विन्यास केवल एक मतलब क्या होता है 1p2 होता है, ठीक ना, क्या होता है 1p2 होता है, इसका हीलियम को छोड़ दिया जाता है। इसलिए अंतरा हाइड्रोजन यौगिक देखिए दूसरा, पांचवा है, जब दो भिन्न हाइड्रोजन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तब अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बनते हैं, ठीक ना। जब दो भिन्न हाइड्रोजन, यानी कि एक Cl है एक F है, तो दो भिन्न हाइड्रोजन हो गए, दोनों ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये 2ClF यानी कि ClF बन जाएगा। इसी को बोला जाता है अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख वाला, प्रश्न नंबर 7 का ख वाला है, ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रॉक्सी एमीन है, हाइड्रॉक्सी आयोडिक अम्ल है, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन जल है, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड है और ये हाइड्रॉक्सी आयोडिक अम्ल है, ठीक ना। सभी के साथ रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन का नाम भी लिखना है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये आपका इस प्रकार से जो भी दिखेगा, ये इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या आपका है, ग्लूकोज हो गया। ये देखिए हाइड्रॉक्सिल एमीन है, जब ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज ऑक्सीम बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीम लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं, या ग्लूकोज ऑक्सीम लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, और H2O निकल जाता है। पहला रिएक्शन हो गया सिंपल से एकदम। दूसरा रिएक्शन देखिए ये आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज जो हाइड्रो आयोडाइड, ये HI हाइड्रो आयोडाइड का से हाइड्रोजन आयोडाइड की है, ठीक ना। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो इसको एकदम सिंपल में करता है एनहेक्सेन, यानी कि सिंपल कर देता है। इसमें हाइड्रोजन आकर जो OH है ना, OH की जगह पर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, हेक्सेन बन जाता है, हेक्सेन बन गया। और देखिए 6H2O निकल जाता है, 6H2O निकला और ये 7I2 निकला, ठीक ना, 7I2, एकदम सिंपल सा, ठीक ना। और इसका नाम क्या है, हेक्सेन है, ठीक ना, हेक्सेन। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला देखिए ये आपका ये क्या है आपका, ये आपका ग्लूकोज है। ये नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनता है, जब C ऊपर वाला जो ऊपर वाला देख लीजिए इसी यहीं पर COOH हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड। अब जब इसको एक बार और आप ऑक्सीकरण कराएंगे ना तो ये आपका बन जाएगा सैकरिक अम्ल। क्या बन जाएगा, सैकरिक अम्ल, यानी कि दोनों पोजीशन पर ही, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH हो जाएगा और H2O हो जाएगा, ठीक ना, H2O निकल जाता है, ठीक। जो मेन प्रोडक्ट है उसको लिखना जरूरी है, जो H2O निकल रहा है उसको लिखना जरूरी नहीं है। देखिए चौथा वाला देखिए, ये ग्लूकोज है,
ये आपका क्या है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसे ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन कर रहा है। ब्रोमीन जल के साथ जब ग्लूकोज रिएक्शन करेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ठीक ना, ग्लूकोनिक एसिड बना दिया। उसके बाद देखिए ये क्या है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तीसरा वाला क्या था, एनहाइड्राइड। कोई एनहाइड्राइड ले लीजिए, तो एनहाइड्राइड देखिए जैसे में ये CH3 है, CO का ट्वाइस O है, ठीक ना। ये एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये देखिए 5, ये देखिए 5 ये एसिड निकल जाता है, ठीक ना, एथेनोइक एसिड, 5 टाइम एथेनोइक एसिड क्या होता है, इसमें से निकल जाता है। प्रश्न नंबर 7 के ख का अथवा वाला ये अंतिम क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, ये देखिए वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है अथवा वाला। कह रहा है कि ग्लूकोज की संरचना के विवेचना विस्तार से कीजिए, ठीक ना। विवेचना क्या करना, विस्तार से करना। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। क्या है, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है तथा इसे ये क्या है, डेक्सट्रोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्ट्रोस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेक्ट्रोस भी कहते हैं। यह अनेक कार्बोहाइड्रेट अथवा या तथा कह सकते हैं। यह अनेक कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च, सेल्यूलोज आदि का एकलक होता है, ठीक ना। क्या होता है, एकलक होता है। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, ठीक ना। ये क्या है, बहुत अधिक पाए जाने वाला, कहाँ पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाला, बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है, ये एक यौगिक है। इसकी संरचना को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं इसकी संरचना, तो यहाँ पर देखिए CO ये यहाँ पर कीटोन लगा दिए, एल्डिहाइड है, ये ग्रुप एल्डिहाइड है, पहला ग्रुप जो ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिए। उसके बाद एक एक पोजीशन पर OH और H कर दिए, ठीक ना। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद देखिए इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये CHO ग्रुप होता है ये इसमें, फिर वहाँ पर CHOH का टेट्रा कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसी में है थोड़ा सा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। अब इसमें विस्तार से विवेचना करना है तो कुछ बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। उसके बाद यदि ग्लूकोज को लंबे समय तक HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया जाए तो यह यन हेक्सेन यानी कि हेक्सेन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक ना, हो जाता है। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर हम ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ले लिए, ग्लूकोज को जो हाइड्रोजन आयोडाइड इसके साथ गर्म कर दिया गया। अब ये देखिए सिंपल हेक्सेन में ये क्या हो गया, सिंपल यानी यन हेक्सेन कह सकते हैं, सिंपल हेक्सेन कह सकते हैं, इसमें परिवर्तित हो गया। और ये क्या हो गया, 6H2O निकल गया, 7I2 निकल गया, ठीक ना, आयोडाइड निकल गया। उसके बाद ये द इंड हो गया, ठीक ना। द इंड का मतलब ये आपका जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट कौन सा, 3, 2020 का प्रैक्टिस सेट आपका 3 वाला समाप्त हुआ। अगर आपको पहली वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।